Whatever you have done in PT3, it will come in PT4, and including there is only one chapter will come, that is would be a new chapter, that is lesson number 8, skeletal and nervous system. It means in this term we are going to do only one chapter. Okay, and the chapter lesson number 12, natural disasters, has been eliminated. Okay, so children, let us start the discussion of question paper first, and obviously I am not going to tell all the answers, I am going to ask the answers from you. And bache, please notify the very first. Komal, smooth surface offers less friction than rough surface. Yes, smooth surface offers dash friction than less rough surface. कोमल, unmute yourself बच्चे. स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन लेस होती है, मोर होती है? यस, इट इज लेस. एब्सोल्युटली टाइप करेक्ट. बेटे, some of the students have not read, I don't know, question properly. Why you have written more? Greatest even words I have found. Why? We all know that कि स्मूथ सरफेस, जितनी सरफेस हमारी स्मूथ होगी वहां पे कम फ्रिक्शन होगी. इसीलिए हम फ्लोर पे स्लिप करते हैं ना. गार्डन में आप स्लिप नहीं करते हो इजीली, नहीं ना स्लिप करते भागते हुए, लेकिन अपने फ्लोर पे भागते हो, यू विल स्लिप. व्हाई? बिकॉज इट ऑफर्स लेस फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन होती है. अपवर्ड फोर्स एक्टिंग इन लिक्विड, इन वाटर कौन सी होती है जो वाटर में अपवर्ड फोर्स लगती है? यस, इट इज बायएंड फोर्स. एब्सोल्युटली राइट. गुड. Beta, everyone is typing here. Yes, very good, Shivain. V-shaped piece of metal used to cut things. Beta, V-shaped. Name से clear है. V-shape. V-shape means दो inclined planes. एक ये रहा, एक ये रहा. It means two inclined planes किससे बने आपके? With the help of wedge. So what should be the answer? Wedge. Good. Small rocks moving in space, they are to be called as meteorites. Name the gases used to produce colorful glow. बेटे, ऑक्सीजन तो वैसे ही हमारी बर्निंग में काम आती है ना? और आपकी नॉर्मल जो बर्निंग होती है, आप कैंडल बर्न कर लीजिए, ऑक्सीजन तब भी बर्न करती है ना. हमने पढ़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग. तो उसमें कोई कलरफुल ग्लो तो होता नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट ही नहीं करती, तो फिर कौन सी गैस बची? ये आर्गन एंड नियॉन है, लेकिन इन द ऑप्शंस इट इज नियॉन ओनली. सो डेफिनेटली द आंसर शुड बी नियॉन. डैश इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यस, इट इज बैरोमीटर. ये ऑलमोस्ट सबका ठीक था. saucer shaped holes, these are craters. Correct. When the moon comes in between the sun and the earth, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को confusion थी. When moon comes in between sun and earth, तो ये लूनर एक्लिप्स कैसे हुआ बेटे? हम एक्लिप्स उस चीज को बोलते हैं जो अर्थ से विजिबल नहीं होती. अर्थ से मून तो विजिबल है, लेकिन मून की वजह से क्या चीज विजिबल नहीं है? सन. तो इसका आंसर चाहिए था सोलर एक्लिप्स. So many of the students got confused. They have written the answer lunar eclipse. बच्चे, अगर नहीं याद आता, नहीं समझ आती, you will just write it in this manner. और नोटिस करो कि हम अर्थ पे हैं. अर्थ से क्या चीज नजर नहीं आ रही? डेफिनेटली जो पीछे है. ठीक है? ओके जी. नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट स्पेस शटल टू बी सेंट टू स्पेस बाय सेंट टू द मून बाय इंडिया. मून पे गया था. इट इज नॉट टू द स्पेस, टू द मून. मून वर्ड, मून वर्ड बेटे हिंदी में मून को क्या बोलते हैं? चांद या चंद्र. ऑप्शन में भी है बेटे चंद्रयान. नहीं नतांश, इट इज नॉट आर्यभट्टा बेटे. टू दी मून, मून वर्ड इज देयर. रीड आउट द क्वेश्चन कंप्लीटली. सो इट्स आंसर इज चंद्रयान 1. इसके भी बेटे मेरे पास मल्टीपल आंसर्स आए थे.
जब तक आप क्वेश्चन पेपर 2-3 टाइम्स नहीं रीड करोगे, यू विल गेट द प्रॉब्लम. ओके, ब्राइट रिंग ऑफ लाइट अराउंड द सन. सन के अराउंड ये सबका ठीक था? नहीं, देयर आर सम मिस्टेक्स. बेटे, सन के अराउंड जो ब्राइट रिंग ऑफ लाइट होती है ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना. और वो हम सबको पता है, आजकल कोरोना नाम का वायरस भी आ रहा है ना? तो ये तो वहीं से याद हो जाना चाहिए था. करेक्ट नतांश. नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इनके आंसर्स आप दोगे. कोमल, सॉरी, राधिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हाउ आर द फेजेस ऑफ द मून फॉर्म्ड? Yes, good morning, ma'am. Yes. On the day-to-day changes in the shape of the moon, ma'am, are called phases of the moon. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ आर द फेजेस ऑफ द मून फॉर्म्ड? Ma'am, phases of moon are formed due to the resolution of the moon around the earth. That is the answer. इतना ही आंसर लिखना है बेटे. The phases of the moon are formed due to the revolution of the moon. जिसने इतना वर्ड लिखा है उसको पूरे 2 नंबर मिले. इसमें भी आप लोग क्या कर रहे हो? Someone are writing the definition. The shape of the earth as we can see from the earth are called phases of the moon. कुछ उसके phases लिख रहे हैं. New moon. Then some are writing waxing and waning moon. बेटे ये सब तो पूछा ही नहीं गया. एक सिंपल है कि why phases of the moon are formed. How are they formed? उसका one word आंसर है due to the revolution of the moon. Around the earth लिखा है, बहुत सारे multiple answers हैं. That is the answer. And that is why I am discussing that you should understand the meaning of the question and write it accordingly. Okay, even so many students present here, they had made some mistakes. Okay, Rishit, unmute yourself. Rishit Mehta, describe the surface of the moon. That is, okay, Pavni, can you please unmute yourself? Yes, Pavni. Please unmute yourself. Yes. Bache, can you please explain the structure of the moon? The moon is a rocky desert. It consists of huge mountains and deep craters. Yes. This is why it appears to consist of dark and light patches. Yes, correct. It consists of it also consists of dark gray dust. Yes. And its surface is Correct, uneven. If you have written, bete, now you are in 5th class. Do not write 2 points for 2 marks. Try to write 4 points for 2 marks. And this question consists of, you all are very familiar with, most of the students have written it correctly. What is that? Moon is a rocky desert with dark gray dust. Its surface is rough and uneven, right? Very good answer is given in your book also, but some have typed the net part. It's good that you are searching, आपने net से learn किया, it's good, but book में ये answer बहुत अच्छे से दिया हुआ है. So, and it is an easy language. You can prefer that. It is consists of dark and bright patches due to the mountains and craters. Okay, that should be the answer. Next is, why we should not use the distilled water for drinking? Harman, can you please answer this question? Why we should not drink distilled water? Good morning, ma'am. Good morning, beta. Can you please answer this question? Ma'am, we should not use distilled water as it is the purest form of the water, but it also does not contain the minerals that we need. That should be the correct answer. बिल्कुल correct answer है बच्चे, but there are some students जिन्होंने पता है क्या लिखा है?
We should not drink distilled water because it is the purest form of water and it contains some germs. देखो बेटा, एक तरफ आप लिख रहे हो इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, दूसरी तरफ आप लिख रहे हो इट कंटेन्स जर्म्स. इज देयर एनी मैच बिटवीन द टू? However, इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको क्लास में कई बार करवाया हुआ है. इट लैक्स मिनरल्स और इट डज नॉट कंटेन द एसेंशियल मिनरल्स. इवन कुछ बच्चों ने ये भी लिखा हुआ है इट हैज हाई सॉल्युबिलिटी. ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. अगर आप डिस्टिल्ड वाटर को एयर में रख देते हो इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड और उसका एसिड बन जाता है, वो हमारे लिए हार्मफुल है. लेकिन अगर किसी ने सिर्फ ये लिखा है इट इज हार्मफुल फॉर अस, तो मैंने उसको क्रॉस किया है क्योंकि उसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है व्हाई इट इज हार्मफुल. प्योर वाटर कैसे हार्मफुल है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. जिसने किया है दैट विल गेट द मार्क्स. ओके, नेक्स्ट प्रियांशु, बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मेंशन 2 properties of air that you are having a lot with you. Priyanshu. Okay, Myra, please mention 2 properties of air. Good morning, ma'am. Very good morning, bete. Ma'am, properties of air are air has space, Air has space, air has weight, air has weight. Yes, बेटे Air- यहाँ पे 2 air can be पूछी गई थी. compressed. Very good, Myra. यहाँ पे 2 पूछी गई थी, but in the final paper you might have 4 for 2 marks. आपको 1 मार्क्स का पॉइंट नहीं आएगा, हाफ मार्क्स का पॉइंट आएगा. और यहाँ पे मैं आपको एक, अभी मुझे रिसेंटली याद है एक बच्चे ने पेपर में क्या लिखा है. एयर इज द चॉक विजिबल? ओके, एयर टेक्स ये आपकी राइटिंग है या क्या है मुझे नहीं पता. ये वर्ड अब यहाँ पे अस नहीं चाहिए था, यहाँ पे क्या चाहिए था? अब यहाँ पे SPACE चाहिए था, यहाँ पे C और E उसका इकट्ठा बन गया. इट लुक्स लाइक O. हाउ कुड आई गिव द मार्क्स? क्या मुझे ये क्रॉस नहीं करना पड़ेगा? बेटे जब हम इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं ना तो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स कई बार आपके लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं, स्पेशली जिन क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं. ट्राई टू राइट दैट. ओके बेटा, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन. मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले रही हूँ. देखो उस बच्चे ने क्या किया, C और E ऐसे लिखने की बजाय C इसके अंदर ही लिख दिया. अब ये उसकी राइटिंग मिस्टेक है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो पॉइंट गलत हो गया ना. और 2 ही पॉइंट से आई हैव टू कट द मार्क्स. 1 नंबर मैंने काट लिया. Am I justified or not? So बेटा प्लीज ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स मत करो. इट रियली हर्ट्स. जब चेकिंग करते हैं वो एक्चुअली पिंच करती है कि आपको आता है फिर भी आप गलत कर रहे हैं. राइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. दिव्या प्लीज. हाँ जी बेटा, व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन. Work is said to be done when the applied force changes the direction of an object. रॉन्ग. 0 नंबर. दिव्या आप भूल गए. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द अप्लाइड फोर्स चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जिस बच्चे ने डायरेक्शन लिखा है मैंने उसके मार्क्स काटे हैं. It changes the position of the objects. Displacement should be there. Direction नहीं चाहिए. Okay? I hope you will rectify your mistakes. Yes? Kinjal? Bete, can you please tell the next question? Ram throws a ball from the roof. Which kind of force is applied over there? Kinjal? फोर्स कौन सी अप्लाई होती है बॉल पे? Ma'am, gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड एनर्जी? Ma'am, kinetic energy. जी नहीं, इट इज हैविंग मैकेनिकल एनर्जी. बेटा जी बॉल नीचे गिर रही है, दिस इज योर बॉल. अब वो गिर रही है इस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे वो गिर रही है, क्योंकि इसकी हाइट है और हाइट की वजह से इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी.
अब वो नीचे की तरफ मूव कर रही है ना, तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, Mechanical एनर्जी। ठीक है बेटे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल आल्सो गेट इन सीनियर क्लासेस। सीनियर क्लासेस में भी यही क्वेश्चन आते हैं, देयर इज नथिंग न्यू। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस Natansh, can you please give the answer? What makes Earth a special place to live in? because it has air, water, atmosphere. बेटे इस पॉइंट के मैंने 2 मार्क्स दे दिए हैं इस बार, नेक्स्ट टाइम ये भी नहीं मिलेंगे। फर्स्टली एयर है तो उसका क्या बेनिफिट है, वाटर है उसका क्या बेनिफिट है, एटमॉस्फेयर है उसका क्या बेनिफिट है, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी ही है। अर्थ हैज एयर टू ब्रीथ, फॉर द प्लांट्स टू मेक फूड। बेटे इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने लिखा है अर्थ हैज फूड, अर्थ हैज फूड, प्लांट्स, ये जो पॉइंट्स हैं आई हैव टोटली क्रॉस है। बेटे फूड क्यों है, ठीक है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स का क्या बेनिफिट है, हम पूछ रहे हैं लाइफ क्यों है, और प्लांट्स तो ऑलरेडी लिविंग है। आप लिख रहे हो कि हाँ आई एम राइटिंग कि व्हाई देयर इज लाइफ पॉसिबल एंड यू आर राइटिंग इट इज हैविंग लाइफ, व्हाट डज इट मीन? ठीक है, सो इसके प्रॉपर आंसर्स नो डाउट सभी बच्चों ने गलत नहीं लिखा, बहुत सारे बच्चों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दिए हैं, लाइक सम स्टूडेंट्स हैव एक्सप्लेन्ड इट प्रॉपरली। अर्थ इज हैविंग एयर टू ब्रीथ, okay, to make food by the photosynthesis. Second, water to drink, atmosphere to maintain the temperature. Even some students have written ozone layer to protect from harmful UV rays. Earth is at right distance from the sun. Earth का distance जो है that is correctly placed from the sun. It is also a factor of responsible of life. Okay. Next it is, what are artificial satellites? It is almost correct. Yes, artificial satellites are those that are made by humans. Okay. Satellites that revolve around the planets, जी नहीं. It is human-made objects that revolve around the planets. Okay. Since the word artificial is there, so you have to mention the human-made objects. What is the main problem with this question? इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है ड्यूरिंग चेकिंग, आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा है यूजेस लिखना ही भूल गए हो, और हर बच्चे को यूजेस आते हैं। Haven't you read the question properly? क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं पढ़ते हो, वेरी बैड। Then it is, how is air important to us? बेटे अगेन आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग। यस बच्चे, ओके। नेक्स्ट इट इज डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड 5 लेयर्स, ये आप सबकी ठीक थी। 3rd क्लास लेवल का डायग्राम मोस्टली ठीक था। डिस्कस पुली एंड इट्स टाइप्स, बेटे इसमें भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, राइट। पुली और उसकी टाइप्स में क्या प्रॉब्लम आई थी बेटा? पुली में क्या होता है? पुली बेटा बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि वी कैन ड्रॉ, इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ पुली, इट इज इजी, दैट्स इट। और जिन्होंने ये लिखा है उनको मार्क्स नहीं मिले। आई एम आस्किंग डिस्कस पुली, पुली क्या होता है? पुली को एक्सप्लेन करो बेटा। इट इज अ काइंड ऑफ सिंपल मशीन, consists of wheel which is fixed with the axle. बेटे सिंपल फिक्स्ड पुली और सिंपल मूवेबल पुली हम सबने बैक में की हुई है या नहीं? देन उसी पॉइंट्स को उठा के आप यहाँ लिख देते, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। डिस्कशन भी तो यही है ना, एक्सप्लेनेशन ही है, आप वही पॉइंट्स लिख दीजिए। नेक्स्ट, डिफाइन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बेटा कई बच्चों ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है,
बट बेटर है कि आप अपनी मार्किंग स्कीम देखें. 1 नंबर की फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन थी, 4 मार्क्स का डायग्राम. In the definition, what you have to mention? You just have to mention that it is a process of removing insoluble impurities, right? Then define energy. Energy की definition तकरीबन सबकी ठीक थी. Ability to do work. And 4 types of energy. बेटा आपने बहुत सारे बच्चों ने लिखा wind energy, energy we get from wind. Light energy we get from light. Water energy we get from water. That is wrong बेटा. मैंने उसका 1 मार्क्स डिडक्ट किया. जिसने ऐसे लिखा, you all are grown up, you can write proper answer. अगर आप wind energy लिख रहे हो, ठीक है, we get from the wind, example windmills लिख दो. Light energy में example sun, tube. Can't you write these words? बच्चे लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे. And that is all for the paper बच्चे. And now let us give the introduction to the next chapter, that is lesson number 8, skeletal system. Okay, आज मैं आपको introduction दे रही हूँ बेटे. Tomorrow we will go for the 1 or 2 diagrams first, which I will not going to take it in the later classes. Okay. No, today now I am going to give the introduction of the lesson number 8, that is skeletal system and nervous system. Okay, बेटे पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन नहीं होगी, as already more than half of the time has been lost. मैं एक ब्रीफ छोटे से इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है. Okay, kindly please lower your hands if you are not having any doubts. Okay. Yes, children. Skeletal system. Skeletal का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? Skeleton. क्या हमारी बॉडी में है? आप सब बायो लैब गए हो ना? सबके सब गए हो? वहां पे देखे हैं skeleton? याद है एक छोटा सा हम 3rd क्लास से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, है ना? ये skeleton देखते आ रहे हो ना? Yes. दिस इज द स्केलेटन. और ये बहुत प्यारा सा जो फिगर है, ये हम सबकी बॉडीज के अंदर है. आवर बॉडी इट इज स्टेबल ड्यू टू दिस. हमारी जो बॉडी सीधी होती है, बेंड होती है, इसकी वजह से होती है. इस पूरे चैप्टर में ये हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ ही पढ़ेगा और हमने इसी से स्टडी करना. ठीक है. सो बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, क्लियर है ना, सबको विजिबल है ना? लेट अस डिस्कस इट्स पार्ट्स. सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स डिस्कस करते हैं. स्केलेटल सिस्टम हैज 4 पार्ट्स. इसके हम मेनली 4 पार्ट्स कंसिडर करते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है स्कल. स्कल क्या है? ये ऊपर वाला इतना हिस्सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ठीक है, उसका ऊपर वाला सिर्फ लाइक हमारी बॉडी का अपर पार्ट, हेड वाला पार्ट. ओके. सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस द स्कल. सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वी विल डिस्कस स्कल. स्कल में क्या होता है, कितनी बोन्स होती हैं, कितनी अटैच्ड होती हैं, कितनी मूव करती हैं, राइट? सेकेंडली वी हैव डिस्कस बैकबोन. बैकबोन के और कितने नाम हैं? वी कॉल इट एज वर्टिब्रा, राइट? वो क्या होता है बेटे? बैकबोन क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं हम इसको. कैन यू सी, सॉरी, कैन यू सी द बोन हियर? आप यहाँ पे ये वाली बोन देख रहे हो, ये ऊपर से यहाँ तक जा रही है, देख रही है? इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, हेड के बिल्कुल पीछे से शुरू हो गई है. ये देखो मैंने हेड घुमा दिया, ये देखो अब दिख रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे नेक के अंदर से स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल नीचे यहाँ तक अटैच हो रही है. इज इट क्लियर? सो ये वाली जो हमारी बोन है, दिस बोन, इसको हम क्या कहते हैं? बैकबोन. व्हाट डू वी कॉल इट?
बैकबोन। बैकबोन के बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, ये वाला, ये पार्ट विजिबल है सबको, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, रिब केज। पिंजरे की तरह है ना, इट इज जस्ट लाइक अ केज, जिसके अंदर आप किसी को रख सकते हो, केज है ना। सो इसका क्या, रिब केज, कोई बता सकता है रिब केज में क्या क्या चीजें होती हैं? रिब केज के अंदर 2-3 चीजें छुपाई होती हैं, क्या क्या? हार्ट एंड लंग्स, करेक्ट, इट इज हार्ट एंड लंग्स जो होते हैं वो इस रिब केज के अंदर होते हैं। अब बेटा इफ यू लुक केयरफुली, क्या बचा, ये हैंड्स, ये लेग्स, यही बची ना। इसको हम फोर्थ पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, ये हैंड्स वाला पार्ट बचा, ये वाली आर्म्स, हैंड्स और लेग्स, यही बचा। इसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ पार्ट, दैट इज लिम्स, राइट। सो इस पूरे चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने ये 4 चीजें पढ़नी है। पढ़ने से पहले इतना जरूर डिस्कस करेंगे कि बेटा ये जो 4 चीजें हैं, ठीक है, इनका बेसिकली फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। फंक्शन क्या है, फर्स्टली इट मेंटेन्स शेप, ओके, क्या मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द बॉडी। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन की शेप देखोगे, उसकी शेप बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे स्केलेटन की होती है ना। हाँ, ये अलग बात है, किसी की हाइट छोटी होगी, कोई मोटा होगा, लेकिन स्केलेटन तो अंदर से सबका ही ऐसा है। इट मीन्स जो हमारी शेप है वो कौन डिसाइड करता है, हमारा स्केलेटन, ठीक है। सेकेंडली इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, हमारे जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, राइट, इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स, इज इट क्लियर। इट प्रोटेक्ट्स ऑल अवर इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स। वो कौन प्रोटेक्ट करता है, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय दिस स्केलेटन। इट helps in the movements, helps in movement। अब skeleton movement में कैसे help करता है, आप मूव कर रहे हो, मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, कैसे हेल्प करेगा, देखो जी ये स्केलेटन है, ठीक है, यहाँ पे एक जॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे जॉइंट है ना, यहाँ पे एक ये जॉइंट है, इट मींस ये चीज मूव कर सकती है ना। यहाँ पे जॉइंट है, ये देखो आर्म्स में जॉइंट है, तभी आर्म्स मूव करती है। तो इट मीन्स अब स्केलेटन यहाँ से, लाइक सी योर आर्म, चेक योर आर्म, आप आर्म को ऐसे बेंड कर सकते हो ना। और क्या इस पोर्शन से आपकी आर्म बेंड हो सकती है, इस पोर्शन से आपकी आर्म बेंड हो सकती है, नो। ये देखो मैंने ये आर्म एक उतारी हुई है, ये है, ठीक है, क्या इसको मैं सेंटर में ऐसे बेंड कर सकती हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल स्केलेटन है। इट मीन्स स्केलेटन जो है इसकी डिफरेंट बोन्स, दे आर अटैच्ड विद ईच अदर ना, अलग अलग बोन्स अटैच्ड होती हैं। अगर ये अटैच्ड होती हैं तो जिस चीज से ये अटैच्ड होती हैं उनको कहते हैं जॉइंट्स। क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। जॉइंट्स वो वाला पॉइंट है स्केलेटन का जहां पे 2 बोन्स आपस में क्या होती हैं, अटैच्ड, राइट, correct। So in our body we are having 4 types of joints, और ये भी हमने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द जॉइंट्स, हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स होते हैं और कितनी टाइप के जॉइंट्स होते हैं। इन आवर बॉडी वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, करेक्ट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है बेटे, ये ऐसा जॉइंट होता है जो जैसे किसी सॉकेट के अंदर बॉल नहीं होती, ऐसा होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मली हमारे आर्म्स में, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, या हमारी लेग्स में, ये ऐसे प्रेजेंट होता है, तभी तो ये हमारी आर्म्स ऐसे पूरी गोल गोल घूमती है कि नहीं, घुमा के देखो कि आपकी आर्म पूरी घूम रही है। क्यों घूम रही है, क्योंकि ये यहाँ पे जो जॉइंट है ना, इस जगह पे हमारी जो जॉइंट है, ये देखो पूरा घुमा के देखो, घूमता है हाथ पूरा, है ना, पूरा राउंड होता है ना, रोटेट करता है, बाय, क्योंकि उसके अंदर जो जॉइंट है वो कौन सा है,
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, सेकेंड हमारे पास होता है हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट का क्या मतलब है? हिंज पता है किसको कहते हैं? हिंज नॉर्मली हमारे डोर्स पे होता है. डोर की साइड पे होता है ना, एक साइड पे लगे होते हैं हिंजेस, उसकी वजह से डोर या तो खुलता है या बंद होता है, दो ही चीजें होती हैं. ये हिंज जॉइंट कहाँ होता है? ये हमारे नीज और एल्बोज में होता है. इसी वजह से हमारे जो एल्बोज और नीज है वो सिर्फ अप डाउन कर सकते हैं, या आप उनको खोल सकते हो या फोल्ड कर सकते हो. दरवाजा भी तो ऐसे ही है, या खोल लो या बंद कर दो. ठीक है, सो दिस इज हिंज जॉइंट. थर्ड जॉइंट हमने जो स्टडी करना है, इट इज कॉल्ड एज पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट हमारे नेक एरिया में होता है. जिस तरह से हमारा नेक मूव कर सकता है, क्या कोई और बॉडी पार्ट आपका मूव कर सकता है? नेक कैसे? ऐसे ऐसे, अप डाउन होता है कि नहीं? ये देखो, ये है, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, मोर ओवर अप डाउन, चार तरह से मूव करता है ना, अप डाउन भी और ऐसे भी. सो ये एक स्पेशल जॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं पाइवट जॉइंट. लास्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. ओके, लास्ट वाला जॉइंट कौन सा होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट. ये हमारे रिस्ट और एंकल्स में होता है. ये देखो, ये वाला, इस जगह पे जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये ग्लाइड करते हैं, ये स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ऐसे. इज इट ओके? सो दिस काइंड ऑफ जॉइंट वी कॉल इट एज ग्लाइडिंग जॉइंट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमने स्टडी करना है. उसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक आएगा मसल्स का. हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होती है. वी हैव टू स्टडी देम आल्सो. ओके जी. लास्टली बेटे, उसके बाद यहाँ पे आफ्टर स्टडिंग द मसल्स एंड 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर दैट इज स्केलेटल सिस्टम विल बी कंप्लीटेड. ओके, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. और इसमें हमने क्या पढ़ना है? फर्स्टली 4 टाइप्स ऑफ स्केलेटन, 4 पार्ट्स ऑफ स्केलेटन: स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स. आफ्टरवर्ड्स फंक्शंस. फंक्शंस तो नॉर्मली यही रहेंगे. देन जॉइंट्स. जॉइंट्स 4 टाइप्स के होते हैं, इनके हमने डायग्राम्स करने हैं: बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवट एंड ग्लाइडिंग. उसके बाद मसल्स और 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. ओके, दे आर वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक. मसल्स मीन्स वो पार्ट जो आपका वर्क करता है कॉन्टिन्यूसली, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में बेटे हमने क्या क्या पढ़ना होता है? हम सब ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है ना. डाइजेस्टिव सिस्टम काफी लॉन्ग सिस्टम है. रेस्पिरेटरी सिस्टम है. देन इस क्लास में हमारे पास कौन कौन से सिस्टम आ गए? स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. ओके, अब नर्वस सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बता सकता है कोई? याद है किसी को? नर्वस सिस्टम के पार्ट्स याद है किसी को? ओके, यस दिव्या, डू यू रिमेम्बर? यस प्लीज. Yes, ma'am. Yes, tell me what are the 3 Ma'am, parts? brain, Brain or nerves. yes, brain, spinal cord and nerves. These are the 3 parts of nervous system. ठीक है, और इस चैप्टर में हमने इसको डिटेल में पढ़ना. ओके, ब्रेन के आगे बच्चे it is having 3 parts: cerebrum, cerebellum और medulla. Even I will show you the brain also. मैं आपको क्लास में ब्रेन भी दिखा दूंगी. ओके, उसके अंदर वाले 3 पार्ट्स होते हैं: cerebrum, cerebellum and medulla. Then we will discuss the spinal cord. Spinal cord क्या होती है बच्चे? जो ये हमारी बैकबोन होती है ना, ये बैकबोन देखी है ना आप सबने? ये बैकबोन जो है ये अंदर से खाली होती है, और इस खाली बैकबोन के अंदर एक कॉर्ड होती है, एक पाइप होती है जिसको आप कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. तो इट मीन्स इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो आपकी स्पेशल स्केलेटन में एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, राइट? इट मीन्स ये स्पाइनल कॉर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके ब्रेन का सब पार्ट है. जितने भी मैसेजेस ये नर्व्स लेके जाती है, नर्व्स का काम पता है ना? नर्व्स का क्या काम है? आपके मैसेजेस लेके किसके पास जाना? ब्रेन के पास. अब वो सीधा ब्रेन के पास नहीं आती, वो मैसेजेस लेके कहाँ जाती हैं?
स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज किसको देता है? ब्रेन को। तो ब्रेन, सो स्पाइनल कॉर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और नर्व्स मैसेजेस भेजती हैं। नर्व्स बेटे दे आर ऑफ द 3 टाइप्स। 3 तरह की नर्व्स होती हैं, सेंसरी nerves, motor nerves, and third one is mixed nerves. Mixed means sensory और motor दोनों का काम करती है। अब sensory का क्या काम है? Sensory word is formed from sense organs. Sense organs means, बेटे last 1 minute is left. So sensory word का क्या meaning है? Sensory word का meaning है it carries messages from the sense organ. जो मैसेज लेके ब्रेन के पास जाती है, ब्रेन उसके बाद ऑर्डर भेजते हैं, वो ऑर्डर लेके सेंसेस के पास कौन आता है? मोटर नर्व्स। और मिक्स्ड नर्व्स इकट्ठा काम करते हैं, राइट? सो दिस इज द फंक्शन। और ये सब होता है एक बॉडी पार्ट के थ्रू जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। कल हम इसका डायग्राम करेंगे। न्यूरॉन के थ्रू हम ये काम करते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस वर्क इज फॉर्म्ड बाय, जो नर्व्स का काम है वो कौन करता है? न्यूरॉन। ठीक है। और उसके बाद हमने सेंस ऑर्गन स्टडी करने। वी ऑल नो दैट हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? याद है? 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। ठीक है। सारे सेंस ऑर्गन्स हमने डिटेल में पढ़ने हैं। However, डायग्राम हम एक ही सेंस ऑर्गन का करेंगे, दैट इज आई। इन आवर 2 लेक्चर्स, जो आपका कल और परसों का लेक्चर है, इन दीज लेक्चर्स वी विल डिस्कस नंबर 1 न्यूरॉन, नंबर 2 आई। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और बेटे ये डायग्राम्स आई का हमने ये वाली आई नहीं बनानी है, अब ये वाली जो सुंदर सी बना के ले आते थे, ये वाली आई नहीं बनानी है, रॉन्ग। अब हमने आई का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। So I advise you to attend the next 2 classes, क्योंकि ये डायग्राम्स मैंने दोबारा नहीं कराने और आप सबको पता है it will come in the exam. Okay? So बेटे last 1 minute left. Okay Bhavya, unmute. I am unmuting yourself, please. मैम जो आप जो करवा रहे मैम ये कल सारा समझा दोगे दोबारा से? Sorry Bhavya, can you please repeat? मैम आई एम